तो लगातार तीसरे चरण का मतदान जारी है। हर तस्वीर न्यूज 18 अपने दर्शकों को सबसे पहले दिखा रहा है। हर समीकरण के साथ साथ किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं उसको भी हम दिखा रहे हैं। न्यूज 18 के तमाम संवाददाता आपको बता दें कि 10 लोकसभा सीटों पर जहां पर वोटिंग चल रही है वहां पर हमारी नजर बनी हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप भी अगर अपने मत का प्रयोग अब तक नहीं कर पाए हैं तो अपने घरों से निकलिए, मतदान केंद्रों तक आइए और अपने मत का प्रयोग जरूर कीजिए, क्योंकि अभी भी वक्त है। बिल्कुल, और लगातार हम अपील कर रहे हैं कि मतदान का प्रयोग करें, क्योंकि मतदान का प्रतिशत जब निकलकर सामने आए तो ये बेहतर होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा मतदान होगा उतनी बेहतर सरकार भी बन पाएगी। फिलहाल हर जगह की तस्वीरें आपके सामने हैं। इस बार ये जो तीसरा चरण है इसमें 10 सीटों पर वोटिंग की जा रही है। जनता लगातार अपने मत का प्रयोग कर रही है। रामपुर, मैनपुरी, फिरोजाबाद, बरेली, पीलीभीत, मुरादाबाद, संभल, इन सीटों पर फिलहाल वोट कास्ट किया जा रहा है। एटा है, बदायूं, आंवला, हर जगह पर मतदान करने के लिए मतदाता बूथों का रुख कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ महागठबंधन और कांग्रेस एकला चलो की राह पर। बिल्कुल मोनिका, इन सब के बीच अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर जो इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि कहीं पर ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं और बाकी चीजों पर। हीरो वाजपेयी हमारे साथ बीजेपी से और विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हीरो वाजपेयी, अखिलेश यादव, आजम खान, इन तमाम नेताओं के द्वारा, इनके परिवार के द्वारा ईवीएम को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि प्रशासनिक अमला हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है, इतनी ईवीएम खराब है, आयोग ने कह दिया ये सारी बातें झूठी है, खारिज कर दिया इन सारे आरोपों को। बीजेपी क्या स्टैंड करेगी, क्या स्टेटमेंट देगी इस पर? देखिए, चुनाव आयोग ने अगर इनकी शिकायतों को, आपत्तियों को खारिज कर दिया है तो आप वही समझे अंगूर खट्टे हैं, अपनी हार नजदीक दिख रही है। इस तरह का अनर्गल प्रलाप किया जा रहा है। क्यों आरोप लगा रहे हैं विवेक जी आप? हीरो वाजपेयी जी ने आपने बात सुन ली होगी, क्या कह रहे हैं विवेक जी? क्यों आरोप लगा रहे हैं इस तरह के? जी बिल्कुल, मैं अभी किस और चैनलों पे था, वहां लोग खुद भी बता रहे थे बाहर आके कि किस तरह से बटन कहीं दब रहा था, वोट कहीं जा रहा था, पर्ची कहीं और की निकल रही थी। ये सारे चैनलों ने आज बढ़ चढ़ के दिखाया। लेकिन आयोग नहीं मान रहा है साहब, आयोग ने खारिज कर दिया आरोप आपके। की बात है, अब वो आयोग ने किस तहत उसको खारिज किया होगा ये तो आयोग बता पाएगा। कहीं का स्पेशलाइज या स्पेसिफाइज आप ये बता सकते हैं कि यहां पर ये स्थितियां हुई हैं? विवेक जी देखिए, तर्कों के साथ बात कीजिए। आप बैठे हैं डिबेट में, अगर आपको जानकारी है तो बताइए कि यहां पर ये गलत हुआ है। आयोग का अधिकारी संज्ञान में लेंगे, सुनेंगे पर आपकी बात को। आप जी बदायूं में बूथ नंबर 312 और 313 मैं आपको बता दे रहा हूं। बदायूं में बूथ नंबर 312 और 313 पे ये दोनों पे शिकायत आई थी कि बटन कहीं दब रहा था, वीवीपैट की पर्ची किसी और की निकल रही थी, भारतीय जनता पार्टी की पर्ची निकल रही थी। और कई लोगों ने उस पर आरोप भी लगाए हैं और सोशल मीडिया से लेके और टीवी चैनलों में इसको चलाया है। अब आयोग ने क्या सोच के, क्या देख के इसको खारिज किया है ये आयोग बेहतर बता पाएगा। लेकिन मैं फिर दोहराना चाहूंगा, बूथ नंबर 312। चलिए, अब आयोग के अधिकारी संज्ञान में लेंगे, हम ऐसा मानते हैं। हीरो वाजपेयी, क्या ऐसी तस्वीर कहीं उभर रही है हीरो वाजपेयी, आपको भी लगता है? नहीं, देखिए ऐसा है, समाजवादी पार्टी गठबंधन भले ही बसपा से कर लिया हो, लेकिन समाजवादी पार्टी की जमीन खिसकती जा रही। परिवार के लोग भी अपनी सीट बचाने में अक्षम है, इसलिए इस तरह की बात पहले ही से मनगढ़ंत, आजम खान भी बड़बोले नेता है इनके, उनके परिवार के द्वारा भी इस तरह की झूठी बात, धर्मेंद्र यादव के क्षेत्र में भी झूठी बात, फिरोजाबाद में भी झूठी बात, और मैनपुरी में मतदान का कम प्रतिशत भी दर्शा रहा है कि मायावती के आने के बाद भी समाजवादी का पार्टी का जो गढ़ माना जाता था वो ढहने लगा। ठीक है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया सकता हीरो वाजपेयी जी कि अगर ईवीएम मशीन में गड़बड़ी और खराब होने का तर्क दिया जा रहा है तो आपकी पार्टी भी बुरके में लोग पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं, इस तरह के आरोप पहले और दूसरे चरण में जमकर लगाती नजर आई थी। नहीं, देखिए, चुनाव आयोग निष्पक्ष प्रणाली से काम करता है और जो भी हमारी भी जो शिकायतें थी, उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी पे बैन लगाया, हम प्रतिवेदन लेकर गए, उन्होंने अस्वीकार कर दिया, हमने उनका आदेश माना। विवेक जी, लगातार इस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, ईवीएम की खड़बड़ी, खराबी, कई बातें की जाती हैं, आखिर ऐसा क्यों? अगर लगता है कि कुछ गड़बड़ी है उसके लिए मौका भी तो दिया गया कि आप साबित कर दीजिए, वो भी नहीं किया गया पार्टियों की ओर से।
जी मोनिका जी, एक बात और बताना चाहूंगा। आज बदायूं में ही पुलिस ने वहां पर डीएम साहब, सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी ने छापा मारा है, जहां कैबिनेट मंत्री खुद इनके बैठे थे, स्वामी प्रसाद मौर्य। वो अपनी बेटी का प्रचार कर रहे थे वहां, जबकि वहां के वोटर भी नहीं है। इसको भी दिखाया गया, हर चैनल ने दिखाया है। और उसके बाद उन्होंने सफाई ये दी कि नहीं, मेरी कार खराब हो गई थी और हम 2 दिन पहले निकल गए थे। तो कहीं ना कहीं शक की सुई कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पे घूमती जरूर है, चाहे इनके कैबिनेट मंत्री हो चाहे ईवीएम हो। अब ईवीएम के बारे में तो निर्णय इलेक्शन कमीशन लेगा। ठीक है, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। आगे भी आपसे हम सवाल जवाब करेंगे, क्योंकि जब जब अनुपम हमने देखा है कि इलेक्शन हो रहे हैं, जहां जहां पर पार्टी को लगता है कि स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, वहां कुछ ना कुछ आरोप जरूर लगा दिए जाते हैं। और सिर्फ ये किसी एक पार्टी के साथ ही नहीं है, ये हर पार्टी के साथ देखने को मिलता है। पीलीभीत लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं, इसके बारे में क्या कुछ और खास है, ये सारी जानकारी हमारे सहयोगी आशीष दे रहे हैं। जी शुक्रिया आपका। बात अब उस लोकसभा सीट की करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जाती है, यानी पीलीभीत लोकसभा सीट। और पीलीभीत की लोकसभा सीट पर इस बार द्विपक्षीय मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी यहां पर नहीं उतारा है। वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बार चुनावी ताल ठोक रहे हैं। हेमराज वर्मा गठबंधन के प्रत्याशी, यानी आरएलडी, बीएसपी और सपा का समर्थन इनको मिलेगा पीलीभीत की इस लोकसभा सीट पर। बात अब वरुण गांधी के राजनीतिक इतिहास की करें तो वरुण गांधी 2009 में पहली बार सांसद बनते हैं। उसके बाद 2014 में ये जीत दर्ज करते सुल्तानपुर से। उसके बाद इस बार ये भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब बड़ी चीज ये है कि इनका, अगर एजुकेशन की इनकी बात करते हैं तो ये लंदन में पोस्ट ग्रेजुएट तक की पढ़ाई करके आए हैं। उसके बाद में राजनीति में एंट्री करते, गांधी परिवार से बिलोंग करते, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इस बार अगर ये जीत दर्ज करते हैं तो तीसरी बार लगातार ये सांसद बनेंगे। बात अगर गठबंधन के प्रत्याशी हेमराज वर्मा की करते हैं तो हेमराज वर्मा किसी परिचय के मोहताज इसलिए नहीं है क्योंकि 2012 में सपा के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, जीत दर्ज करके आते हैं, विधायक बनते हैं, अखिलेश यादव के काफी ज्यादा करीबी, काफी ज्यादा चहेते माने जाते हैं। और बड़ी चीज यह है कि इस बार इनको सपा, आरएलडी और बसपा का समर्थन प्राप्त हो, जो सीधे तौर पर वरुण गांधी को पीलीभीत की लोकसभा सीट पर चैलेंज करते नजर आएंगे। बात अगर 2004 से 2014 के नतीजों की करते पीलीभीत लोकसभा सीट पर, तो 2004 में मेनका गांधी यहां से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ती हैं, जीत दर्ज करके आती हैं। 2009 में वरुण गांधी यहां से चुनाव लड़ते हैं, जीत दर्ज करके आते हैं। और 2014 में दोबारा मेनका गांधी को भारतीय जनता पार्टी पीलीभीत की लोकसभा सीट पर टिकट देती है, और वो भी बड़े अंतर से जीत दर्ज करके आती है। हमारे सहयोगी तमाम जानकारी दे रहे थे। और वाकई में इस बार अनुपम कितनी सारी सीटें हमने देखी हैं जहां पर समीकरण बहुत बदले हुए हैं। सीट जब से बदला गया प्रत्याशियों का स्पेशली, इस बार बहुत कुछ बदलाव देखने को मिला है। उसका कितना असर होता है ये तो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा, लेकिन फिलहाल तमाम जो समीकरण है वो आपको हम बता रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ बनता बदलता नजर आ रहा है। अर्शदेव बातचीत करने के लिए पीलीभीत से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अर्शदेव, जाहिर तौर पर अब 2:30 बज चुके हैं और कुछ ही घंटों बाद वोटिंग खत्म हो जाएगी। क्या तस्वीर वहां पर आप देख रहे हैं? जनता से आपने बातचीत की होगी, कौन कौन से मुद्दे लेकर के जनता मतदान केंद्रों तक आई है और कैसा मतदान चल रहा है? जी अनुपम, बता दूं आपको कि पीलीभीत के सभी बूथों पर मतदान जारी है। पब्लिक में उत्साह भी दिख रहा है, लेकिन जो मुद्दे हैं, मुद्दे तो वही है सर। इसमें मुद्दे ये हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा। रही बात टाइगर रिजर्व से जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं लगातार, उस पर यहाँ के सांसद ने कुछ नहीं किया, उसको लेके जन आक्रोश है। अर्शदेव, शिकायतें इस तरह की भी आ रही हैं कि कई बूथों पर लाइट नहीं है, अंधेरा है, इसके चलते वहां पर मतदान नहीं हो पा रहा है, लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। कई मतदान केंद्रों पर वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों ने व्यवस्थाएं करके नहीं रखी हुई हैं बुजुर्ग लोगों के लिए, इस तरह की दिक्कतें भी आ रही हैं। क्या अपडेट्स हैं वहां से? सर, शुरुआती दौर में ये दिक्कत आई थी यहाँ पर अनुपम, बता दूं आपको मैं, शुरुआती दौर में ये दिक्कतें आई थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही मालूम चला प्रशासन को, आनन फानन में उसको सही कराया गया और कुछ लापरवाहियां रही हैं। हालांकि उसको निर्वाचन अधिकारी पीलीभीत ने तत्काल उसको ठीक कराया और मौके पर पहुंच के। फिलहाल क्या ईवीएम में गड़बड़ी के कोई मामले वहां पर सामने आए हैं? ईवीएम के मामले अभी ठीक है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी कुछ प्रॉब्लम थी। उसके बाद कुछ वहां पर मौके पर जो मतदाता कार्यकर्ता थे, वहां पर मतदान कार्यकर्ता, उनकी भी लापरवाही वहां पर मौके पर मिली, जिसके बाद मौके पर खुद आरओ वहां पहुंचे निर्वाचन अधिकारी और उसको निस्तारण कराया मौके पर खड़े होके। जी
तो बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो अर्शदीप बता रहे हैं कि फिलहाल अच्छी तरह से वहां पर मतदान चल रहा है और मतदान जाहिर तौर पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहा है। ये दृश्य बहुत कुछ कहते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ लगातार हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं जो हमसे बात कर रहे हैं। हीरो वाजपेयी जी हमारे साथ मौजूद हैं, विवेक जी हमारे साथ मौजूद हैं। हीरो वाजपेयी जी, मतदान लगातार जारी है, लेकिन इन सबके बीच इस बार जो समीकरण है वो बहुत ज्यादा बदल गए हैं। 2014 में हमने जो मोदी लहर देखी थी, इस बार महागठबंधन आपके सामने है। ऐसे में क्या लगता है कि जो मुद्दे आपने जनता के सामने रखे उसका असर हो पाएगा? बिल्कुल उसी का असर है कि देखिए ये एक बेमेल, अपवित्र है ना, एक दूसरे के खिलाफ गुंडागुंडी शब्द प्रयोग करने वाला, अवसरवादी, परिवार और प्रॉपर्टी वाला गठबंधन जनता के लिए बना। और ये उस भय से ही बना कि मोदी जी की जो 5 साल सत्ता रही उसी के उसमें कि ये बच नहीं पाएंगे, मिट जाएंगे, अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए जनता को ठगने के लिए एक ठगबंधन बना जिसको कि महामिलावटी कहा गया। इसका आप देखिए दो चरित्र और चेहरा जो था ना, गठबंधन बहुत है देश में, हम भी गठबंधन करके चला रहे हैं और पिछले कई सालों से गठबंधन की पॉलिटिक्स ये देश देखता हुआ आ रहा है। लेकिन एक जिसको मैं अपवित्र कहता हूं, अपवित्र इसलिए कहता हूं कि गेस्ट हाउस कांड में मायावती जी पर जो हमला किया था, सपा का जो हल्ला बोल चेहरा था, उसको मायावती जी इतने साल भुला नहीं पाई और एक बड़ी कटुता थी दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं में निचले स्तर पर। लेकिन गठबंधन क्यों हुआ? मायावती जी का अपना अस्तित्व और अखिलेश जी का अपना अस्तित्व, बचने की संभावना खत्म दिख रही थी। चुनौती, लेकिन चुनौती मिल गई है बीजेपी को, इसमें कोई शक नहीं है। अगर 2014 को देखा जाए तो बड़ी चुनौती है और सीटों को जीतना उतना आसान भी नहीं हो पाएगा, ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। विवेक जी, इस बार के तीसरे चरण के चुनाव में तो बिल्कुल पारिवारिक ये लड़ाई दिख रही है। स्पष्ट नीति का प्रधानमंत्री विवेक जी जी देखिए, इन्होंने गठबंधन की बात की, बेमेल गठबंधन बताते हैं, कभी साफ छछुंदर बताते हैं, कभी कुछ अपवित्र बताते हैं, महामिलावट बताते हैं, कभी बताते हैं कि मजबूरी का गठबंधन है। मोनिका जी, मैं आपको बताता हूं मजबूरी का गठबंधन होता क्या है। शिवसेना जो इनका सबसे बड़ा घटक दल है, जो इनके साथ कोलिशन में आया हुआ है, उसने सामना अखबार में साफ साफ लिखा था कि प्रधानमंत्री जो है वो चोर है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने गलत चोर लिखने के बाद भी बयानबाजी नहीं, सामना अखबार उठा के पढ़ लीजिए, सामना अखबार उठा के पढ़ लीजिए। और भाई आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था, मैं चुप गलत का। अगर अब मैं गलत हूँ, अगर मैं गलत हूँ, डेट के अखबार में कहा निकला है? सामना अखबार में लिखा है, एक चैनल ने चलाया है। देखिए उस मुद्दे पे तर्क मत कीजिए जिसका प्रमाण आप यहाँ पर नहीं दे सकते हो। नहीं रुकिए विवेक जी, रुकिए, हीरो वाजपेयी रुकिए, नहीं देखिए, विषय को मत भटकाइए। मुझे ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा, इस तरह की बात नहीं होती है। नहीं, अगर आपके पास तर्क है तो तर्क सहित अपनी बातों को प्रमाणित कीजिए। लेकिन विवेक जी रुकिए, रुक जाइए भाई, रुक जाइए विवेक जी, ये कोई तरीका नहीं है। नहीं रुकिए, बात सुनिए पहले। आप जिन बातों को आप रखना चाह रहे हैं, हमारा सीधा सवाल है, आज जिन 10 जगहों पर वोटिंग हो रही है, हम उस परिप्रेक्ष्य में बात करना चाह रहे हैं। अब आप पाकिस्तान चले जाएं, अब आप अफगानिस्तान चले जाएं, तो ये कोई मसला नहीं है। मेरा सीधा सवाल है, आपने रामपुर में क्या किया? विवेक जी, आपकी पार्टी ने क्या किया? किस तरीके से ध्रुवीकरण हुआ, पोलराइजेशन हुआ? बुनियादी मुद्दे जो रामपुर के हैं उनको नजरअंदाज कर दिया, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे गठबंधन हो। इस पर तो आप बात नहीं कर रहे हैं। बताइए, जवाब दीजिए। अनुपम जी, देखिए, ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हमारा गठबंधन नहीं कर रहा है। भाई आजम खान जनसभा में रोए थे, मुसलमानों के बीच किस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया था, मुझे बताने की जरूरत नहीं है विवेक जी। आप मुझे गाइड मत करिए, मुझे सब पता है अनुपम जी, किसने क्या कहा है, मुझे पता है। पार्टी क्या किसी मुद्दे पे आती है, किसी मुद्दे पे चर्चा करना चाहती है, किसी मुद्दे पे चर्चा करती है? बेरोजगारी तो इनके मैनिफेस्टो में ही नहीं है, बेरोजगार इनके मैनिफेस्टो से बाहर हो गए हैं। और आप किसान की देख लीजिए, किसानों पे बात नहीं करना चाहते हैं। महिलाओं को देख लीजिए, उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। एनसीआरबी का डाटा कह रहा है कि 46% उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में अकेले बढ़ गया, उस पे बात नहीं करना चाहते हैं। 100 दिन में काला धन लेकर आ रहे थे, उस पे बात नहीं करना चाहते हैं। वाराणसी को क्योटो बना रहे थे, उस पे हीरो वाजपेयी ये मुद्दे कहां चले गए? दुनिया में सबसे ये जो बात विवेक कह रहे हैं कि इनकी पार्टी पर भी लागू होती है, तो आपकी पार्टी पर भी लागू होती है। जिन बुनियादी मुद्दों की बात करनी चाहिए, फिरोजाबाद के चीड़ी उद्योग की बात करनी चाहिए, उद्योगों की बात करनी चाहिए, रामपुरी चाकू की बात करनी चाहिए, किसानों की बात होनी चाहिए, आप तमाम मुद्दे उछाल दे रहे हैं, पोलराइजेशन करने की कोशिश कर दे रहे हैं, अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं।
आखिर इस जनता की सुनवाई कौन करेगा? ये जनता जो आज वोट डालने के लिए लाइनों में लगी हुई है। मुद्दा है, किसानों का जो मुद्दा है, और कहा हमारे सांसद नोएडा पड़ा रहते हैं। समाजवादी पार्टी ने हमेशा बढ़ चढ़ के उठाया है। संसद से लेके, सड़कों से लेके विधानसभा तक में किसानों का मुद्दा समाजवादी पार्टी ने हमेशा उठाया है कि उनको एमएसपी नहीं मिली, उनके जो दाम है वो दुगने नहीं हुए। आप 2014 में भी कह रहे थे। ठीक है, आप लोगों के पास हम आएंगे वापस। फिलहाल अनुपम, रामपुर में क्या कुछ चल रहा है, वोटिंग कैसी हो रही है, वहां जाने के लिए विशाल से बात कर लेते हैं। विशाल, कैसा मतदान फिलहाल चल रहा है? देखिए, मतदान जो है अभी तक बहुत ही मतलब स्लो उसमें चल रहा है। अभी तक 3 बजे तक जो है 35.6% जो है मतदान हुआ है। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस समय जो है, जो आजमगढ़ का गढ़ माना जाता है रजत डिग्री कॉलेज, वहाँ पे जो मतदान चल रहा है वो भी बहुत कम स्लो में चल रहा है। वहाँ पे भी बहुत कम परसेंटेज में मतदान हुआ है। कारण क्या लगता है आपको? जाहिर तौर पर इतने वर्ष से वहां पर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, रामपुर में अगर लोग मतदान केंद्रों तक नहीं आ रहे हैं तो क्या प्रशासनिक अमले के द्वारा जो प्रयास किए गए, जो जागरूकता के अभियान चलाए गए, उन पे सवाल खड़ा किया जाए या वोटर अवेयरनेस नहीं हो पाई है? देखिए, बिल्कुल मैं एक तरह से बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जो जमीनी मुद्दे जो मतलब इंसान के वो जमीनी मुद्दे ना उठा करके इस बार जो है रामपुर में जुबानी जंग ज्यादा रही है। चाहे वो भाजपा प्रत्याशी की ओर से रही हो, चाहे सपा प्रत्याशी की ओर से, दोनों ही तरफ से जो है जुबानी जंग ज्यादा रही है। लेकिन विकास की बात किसी ने नहीं कही। तो कहीं ना कहीं देखा जाए और प्रशासन के भी दावों की यहाँ पूरी तरह से पोल खुलती है कि वो मतदाताओं को जागरूक नहीं कर पाए, जो मतदाता जो मतदान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जी विशाल, अभी हमारे साथ बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के नेता जुड़े हुए हैं। ये जनता को ये कह रहे हैं कि जो बुनियादी मुद्दे हैं उनकी ये लगातार बात करते रहते हैं। आपको लगा रामपुर की चुनावी जंग में कि किसी पार्टी ने रामपुर की जो समस्याएं हैं, उनके जो मुद्दे हैं, उन पर बात की, या सिर्फ हवा में तीर किसी ने चलाया, भाला किसी ने चलाया और घोड़े पर कोई दौड़ा? देखिए, ये पूरा देश जानता है कि जिस तरह से एक अमर्यादित टिप्पणी जो है सपा प्रत्याशी की ओर से की गई, उनके ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने एक अमर्यादित टिप्पणी करी है, जिसके बाद देखा जाए तो पूरे देश से लेकर के बयानबाजी शुरू हुई। हर पार्टी के नेताओं ने इसको लेकर के बयान दिया। तो कहीं ना कहीं ये पूरा देश, खासतौर पर भाजपा के नेता और सभी नेता जानते हैं कि कहीं ना कहीं जुबानी जंग ज्यादा रही, लेकिन जो विकास के मुद्दे हैं वो विकास के मुद्दों की बात कहीं नहीं रही। बिल्कुल विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया। विवेक जी, शायद आपने सुन लिया होगा, ये ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 के संवाददाता हैं जो कई सालों से काम कर रहे हैं और वो बता रहे हैं। अब तो शायद आपकी पार्टी ने आईना देख लिया होगा, बताने की मुझे जरूरत नहीं है जिस मुद्दों की और जिन बाकी चीजों की आप बात कर रहे हैं यहां इस डिबेट में। जी बिल्कुल अनुपम जी, जहां तक आप अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी का भाषण देखिए, उनकी रैलीज देखिए, मुझे तो उनके हमेशा भाषण से क्या मतलब है? आप यहाँ बैठे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जिन ग्राउंड रियलिटीज की बात हम कर रहे हैं उनको हमेशा उठाया है। भाई कहाँ उठाया है आपने? बताइए ना, कौन सा मुद्दा उठा दिया आपने रामपुर में? मैनपुरी में कौन सा मुद्दा उठा दिया? आवारा पशुओं का, किसानों का मुद्दा है वहां पर। कौन से मुद्दे आपने उठा दिए? कहां पर आपने मुद्दा उठा दिया? पूरे उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद में उद्योगों की क्या हालत है, ये आपसे छुपी हुई है? नहीं, उसका मुद्दा उठा हुआ है। एमएसपी नहीं मिली, उसका मुद्दा उठा है। गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हुआ, उसका मुद्दा उठा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने जो किसान विकास फंड बनाने के लिए कहा था 20,000 करोड़ का उत्तर प्रदेश में 2017 में, हीरो वाजपेयी जवाब दीजिए, उसका मुद्दा उठा। हीरो वाजपेयी जवाब दीजिए। बीजेपी पर आरोप रही है समाजवादी पार्टी, और जवाबदेही तो साहब भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि सत्ता में वो है। सवाल तो उनसे पूछने चाहिए कि आपने आखिर 5 साल में किया क्या, और योगी आदित्यनाथ की सरकार। मैं जवाब ले रहा हूं, रुकिए विवेक जी, जवाब ले रहा हूं। हीरो वाजपेयी जवाब दीजिए, सवाल पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन। जवाब देना इनका काम है, क्योंकि ये सत्ता में है। हीरो वाजपेयी, आपसे जवाब चाहता हूं मैं। जी बताएं। जो आरोप लगाए गए हैं विवेक जी के द्वारा कि गुणगान तो बहुत करते हैं लेकिन बताएं। वास्तविकता में कुछ नहीं है, जवाब दीजिए। देखिए विवेक जी, सपा जो है देखिए धरातल पे नहीं है। जो पार्टी ट्विटर से चलने लगे, जो पार्टी एक पूरे उत्तर प्रदेश में आधे पे चुनाव लड़ने पे आ जाए, आधी धरती पे लड़े ही ना, उसके पास सही फीडबैक नहीं है। और इसी कारण देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं बोलता होता, मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार नहीं बोलती होती, तो आपको मैंने पहली लाइन से कहा, ये बेमेल अपवित्र गठबंधन इसीलिए बना। आपको क्या दिक्कत क्या है? अरे भाई गठबंधन बना लिया आपने, भी कई गठबंधन बनाए हीरो वाजपेयी, आपको क्यों दिक्कत हो रही है भाई? आपको क्यों दिक्कत हो रही है?
अगर आप अपने आप में ताकतवर हैं तो आपको इस गठबंधन से दिक्कत क्या है? वो और 4 लोगों को अपने साथ मिला लें। उसी घबराहट से ये गठबंधन है, वही गठबंधन है जो उस घबराहट से, देखिए प्रधानमंत्री आवास हो, सौभाग्य योजना हो, उज्ज्वला हो, आयुष्मान भारत हो, लाभ किसको मिला है? गरीब तबके को। जो गरीब तबका लाभ पाया है, किसानों का 36,000 करोड़ रुपए लोन किसने माफ किया? हीरो वाजपेयी, मेरी एक बात समझिए, नहीं, ये सारी बातें आपकी ठीक हैं। अरे भाई, अगर सपा बसपा ने हाथ मिला लिया तो आपको दिक्कत क्यों हो रही है? अगर वो चुनाव में साथ है, आपको लग रहा है ठीक है, तो आप भी किसी से मिला लेते। मना किसने किया था? दिक्कत क्या है? आपको दिक्कत क्यों हो रही है? नहीं अनुपम जी, हमने किया है गठबंधन। हमने कब कहा है? हमने भी किया है, अपना दल से हमारा गठबंधन है। ऐसा नहीं है गठबंधन की बगैर चल रही है कोई पार्टी। लेकिन देखिए, हीरो वाजपेयी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक इंटरव्यू में अमित शाह जी बैठे हुए थे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सुनिए। नहीं, तर्क पे बात किया करिए, अनावश्यक की बातें मैं नहीं करता हूं, तर्क के साथ डिबेट करता हूं। सुनिए बात को पहले आप। अमित शाह जी एक इंटरव्यू में बैठे हुए थे, पत्रकारों ने सवाल किया, उन्होंने कहा, सुनिए, उन्होंने कहा कि सपा बसपा साथ आ जाते हैं तो हमारे लिए चुनौती रहेगी, और आपके सामने गठबंधन एक चुनौती है, इसको स्वीकार करिए आप। नहीं, ये तो देखिए, लोकतंत्र में हर चुनाव चुनौती है। जैसे कि हर परीक्षार्थी के लिए परीक्षा चुनौती है, लोकतंत्र में हर चुनाव चुनौती है। मैंने ये नहीं कहा कि चुनौती नहीं है, हमने ये कहा कि जो ये गठबंधन है, ये बना ही हमारे भय के कारण है। चुनौती जरूर है, लेकिन ये बना ही हमारे भय के कारण है। हमारी विकास की यात्रा को देखकर ये गठबंधन बना है। दो परिवार, दो पार्टी। ठीक है, विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपके इस बात पर, वो अपनी राय रखना चाह रहे हैं। विवेक जी बोलिए। पर नीचे इस गठबंधन, ठीक है हीरो जी, ठीक है, विवेक जी क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। कार्यकर्ताओं में भेद है। विवेक जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं मोनिका जी कि जब हमारा गठबंधन बना भी नहीं था, सिर्फ एक इशारा था, तो गोरखपुर से लेके फूलपुर और फूलपुर से लेके कैराना में क्या हुआ था, ये देश ने देख लिया था। अरे रुक जाइए ना, रुकिए। आज ईवीएम खराब हो गई। क्या आप बोलते हैं तो मैं बोलता हूँ। आज ईवीएम खराब हो गई। मोनिका जी क्या ये बोलते हैं तो मैं बोलता हूँ। बोलने दीजिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा। ताकत रखिए, 2 मिनट शांत रहिए। विवेक जी आप बोलिए। देखिए, जहां उज्ज्वला योजना की बात है, वो तो संबित पात्रा ने उज्ज्वला का पोल खोल दिया कि उड़ीसा में क्या हो रहा था, कहां वो बैठ के वहां लकड़ी के चूल्हे पे खाना खा रहे थे। मुद्रा लोन की बात आ जाइए तो 50% एनपीए हो गए, और मुद्रा लोन का जो एवरेज है मात्र 23,000 रुपए है। कृषि बीमा में बहुत अपनी पीठ थपथपाते हैं। आज कृषि बीमा में ये हालत है, आरटीआई का आंकड़ा बता रहा है कि बीमा कंपनियों को 15,565 करोड़ का फायदा हुआ है। बैंक खाते की इन लोगों ने बात की है, बैंक ने हमारे देश के लोगों का 7,000 करोड़ रुपए मिनिमम बैलेंस ना होने के कारण जब्त कर लिया है। और ये अपनी यही सारी योजनाएं लेके 5 चुनाव में भी बिल्कुल बिल्कुल विवेक साले सिरो वाजपेयी आप बने रखिए हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा जारी रखेंगे। बहरहाल तमाम समीकरणों के साथ साथ हर तस्वीर को न्यूज़ 18 अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। अभी भी वक्त है, रामपुर हो, फिरोजाबाद हो, मैनपुरी हो, कहीं पर भी हो, अपने घरों से निकलिए, मतदान केंद्रों तक आइए। न्यूज़ 18 की महा कवरेज लगातार जारी है, हर तस्वीर को हम दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। और आज का दिन सबसे बड़ा दिन है, सबसे बड़े दिन की सबसे बड़ी कवरेज न्यूज़ 18 पर लगातार जारी